हेलो एग्ज़ाम पार्टी। तो एग्ज़ाम सब ठीक से जा रहा है कि नहीं? चलो वाह, बहुत सुंदर। ओनली कीप इन माइंड कि जब भी हम एग्ज़ाम देने जाएं तो अपना बेस्ट दे कर आए, बस और कुछ नहीं चाहिए। हाँ, निकल तो हंसते हुए निकलना, बस काम खत्म। ठीक है। तो मैं लल्ला भैया फिर से आप सभी के बीच एक नए वीडियो के साथ। और इस वीडियो को देखने से पहले आपको करना क्या है कि पूरा सिलेबस को एक बार अच्छे से अगर आप रिवाइज कर चुके हैं तभी ये वीडियो मजा आएगा। ठीक है। क्योंकि जो क्वेश्चंस कराएंगे ना वो प्रैक्टिस एज प्रैक्टिस लेना है। ठीक है। ये नहीं कि जो क्वेश्चन है वो एकदम सेम टू सेम एग्जाम में वही आ जाएगा, ये नहीं। भले वो टॉपिक यहाँ रहेगा पर क्वेश्चन थोड़ा इधर उधर हो सकता है। ठीक है। तो सबसे पहले रिवीजन पूरा अच्छे से कर लो, फिर ये वीडियो को देखना। ठीक है। तो आगे बढ़े, प्लेलिस्ट बना हुआ है, टेंशन नहीं लो, जाओ और पूरा देख लो, फिर इस पे आ जाओ। चलो स्टार्ट करें। तो सबसे पहले याद रखना है क्या, सिलेबस याद होना चाहिए। जैसे सिविक्स में क्या क्या है, ये सब सिलेबस याद होना चाहिए। ठीक है। और राइटिंग प्रैक्टिस इज मस्ट, एकदम करना ही करना है। बाकी सब नहीं कर रहे हो तो नो प्रॉब्लम, देखो ये सब कम से कम कर लो। पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द यूनियन पार्लियामेंट, ये सबको लिख के, कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव, एक्सक्लूसिव पावर्स ऑफ बोथ द हाउसेस, ये पूरा को करना, बट लिख के एक बार जरूर कर लेना प्रैक्टिस एकदम। ठीक है, लिख के करना है। फिर यूनियन एग्जीक्यूटिव में तुम्हारा प्रोसेस फॉर द इम्पीचमेंट, प्रेसिडेंट का जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है उसको कर लेना है लिख के। फिर डिस्क्रिशनरी पावर एंड इमरजेंसी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, लिख के। फिर डिस्टिंक्शन बिटवीन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड कैबिनेट, लिख के, ये सब। और क्या क्या है जुडिशरी में भी जो ये पावर्स दिया हुआ है, जुरिडिक्शन एंड फंक्शन, तो सुप्रीम कोर्ट का कर लोगे तो हाई कोर्ट में थोड़ा सा इधर उधर है ना। वीडियो देख ले, जो देखे होंगे उनको समझ में आ गया होगा। तो इसको क्या करना है बाबू, लिख के, एक बार लिख लेना जरूर। ठीक, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे हैं जो, ठीक है, तो बहुत जरूरी है। फिर ये सब पॉइंट्स है, ये सब को जो हाईलाइट किया एकदम जरूरी से इसको लिख देना। और जो फर्स्ट चैप्टर है हिस्ट्री का, एकदम 10 मार्क आ सकता है फटाक से। ऐसा कभी भी पेपर जब देखे ना, लास्ट पेपर को एनालिसिस करके ही आपके सामने ये क्वेश्चंस लेके आए हैं। तो फर्स्ट चैप्टर जो हिस्ट्री का है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, तो इसको थोड़ा अच्छे से देख लेना। ठीक है। अब है दूसरा, देख लो। तो ऑब्जेक्टिव्स, ये वीडियो बनाया हुआ पहले से ही है आपके लिए, एकदम रेडी है, जाके देख सकते हैं। पूरा ऑब्जेक्टिव सबको ही का, इंडियन नेशनल कांग्रेस हो, मुस्लिम लीग हो, फिर अर्ली नेशनलिस्ट हो, एसेटिव नेशनलिस्ट हो, ये सबको ही का बना हुआ है। ठीक है। और ये महात्मा गांधी, ये फर्स्ट चैप्टर और ये महात्मा गांधी वाला चैप्टर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों को लिख के कर लेना। हिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों, फर्स्ट और महात्मा गांधी वाला। ठीक है। और ये जो हाईलाइट कर दिए हैं, इसको अगर वीडियो में जाओगे तो एकदम इजी पॉइंट में है, इसको भी कर लोगे। फिर कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड देख सकते हो, इसमें जो जो हाईलाइट किए हैं, कम से कम अगर पूरा नहीं करते हो तो ये सब को लिख के प्रैक्टिस कर लोगे, एकदम कर लेना है ये। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूएन कॉम्पोजिशन, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का ऑब्जेक्टिव्स, फिर नेम ऑफ द आर्किटेक्ट ऑफ द नाम। ठीक है। तो जो जो इसमें हाईलाइट किए हुए थे उसको कम से कम क्या करना है, लिख के प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, समझ में आ गया? तो जो जो नहीं किया है आगे मत बढ़ना, वीडियो को छोड़ो और पहले अच्छे से रिवाइज अच्छे से कर लो, फिर आना। ठीक है। तो चलो आगे बढ़े। चलो, तो यहां से क्वेश्चन होता है स्टार्ट। तो देख लो। तो पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। चलो, तो आप लोग भी रिफ्रेश हो जाओ। हो गया नहीं, छोड़ दो, आ जाओ। सो हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, एकदम सिंपल वाला है। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, प्राइम मिनिस्टर, सीनेट, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट।
तो चेयरमैन मतलब क्या, जो चेयर में बैठता है, ये पढ़े है ना। तो ये हम लोग किसका किसका पढ़े हैं, लोकसभा और राज्यसभा का। लोकसभा का स्पीकर, राज्यसभा का वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट है तो वाइस प्रेसिडेंट करेक्ट आंसर। तो ये जो क्वेश्चन टाइप है ना, जो एमसीक्यू टाइप, ये जरूरी नहीं कि ये एमसीक्यू में ही आएगा, ये ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आ सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, मतलब 2 मार्क्स वाला में आ जाएगा। तो कोशिश किए हैं पूरा हर चैप्टर से इसमें रिवीजन हो जाए। चलो नेक्स्ट में आ जाते हैं। वाई डज द डिसीजन बाय लोकसभा प्रिवेल ड्यूरिंग ए जॉइंट सेशन विथ राज्यसभा। क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, जो लोकसभा है उसका डिसीजन प्रिवेल करता है कब, जॉइंट सेशन जब होता है। तो पहले ही पढ़े हैं न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ, लोकसभा का कितना है 550 और राज्यसभा का 250। तो नंबर से रिलेटेड है। राज्यसभा हैज नो पावर टू वोट, ये तो हो गए नहीं। टोटल मेंबर ऑफ राज्यसभा इज लेस देन, हाँ ये हो सकता है। और बाकी देख लो, पॉइंट्स को जरूर पढ़ना चारों को। ठीक है, चारों ऑप्शन को जरूर पढ़ना, ही नहीं कि मेरा आंसर मिल गया तो ना, एक बार देख लेना है। अ टोटल मेंबरशिप ऑफ राज्यसभा इज लेस देन हाफ, ये तो लग रहा है। नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन ओनली बी द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर कलेक्टिवली, ना ये न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ से है तो यही होगा। ठीक है, कभी कभी हो सकता है ना मोर एक्यूरेट आंसर, तो इसीलिए बोलते हैं चारों को एक बार पढ़ लेना। चलो अब चलते हैं 3 नंबर में। अब 3 नंबर में आते हैं। तो 3 नंबर को देख लो, तो एक स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो स्टेटमेंट क्या है, द लोकसभा बाय ए 2/3 majority may pass a resolution that is necessary in the national interest to create one or more all India services। तो ये एक स्टेटमेंट दिया हुआ है लोकसभा के बारे में कि ये रिजोल्यूशन पास कर सकता है कि क्या के लिए, ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट करने के लिए। ठीक है, और एक रीजन दिया हुआ है, द पार्लियामेंट बाय लॉ में क्रिएट न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज। तो इसके बारे ऑल इंडिया सर्विसेज, तो राज्यसभा का जब हम लोग क्या पढ़े थे पावर्स, उसमें दिया हुआ था कि राज्यसभा के पास ये पावर क्या है, ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट करने का। तो ये तो गलत लग रहा है ना, ये स्टेटमेंट तो गलत लग रहा है, क्योंकि ये लोकसभा नहीं करता, कौन करता है, राज्यसभा करता है। तो ये तो दिक्कत हो गया। तो पार्लियामेंट बाय लॉ, हाँ तो पार्लियामेंट ही वो लॉ बनाएगा, है कि नहीं। तो चलो ये तो ठीक है। तो बोथ ए एंड आर assertion and reason both are true, गलत, पहला वाला तो गलत है। यहाँ पे ये भी गलत, आगे का पढ़ने का जरूरत ही नहीं क्योंकि ट्रू दिया हुआ है ना। A is true but R is false, A is true नहीं, A is false R is true, हाँ ये सही हो जाएगा। A ट्रू है, A फॉल्स है और R क्या है, सही है। ठीक है, तो पावर्स याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा, वहीं से आ सकता है। ठीक है, तो चलो अभी आगे देखा जाए। अब आगे क्या है, आगे 4 नंबर में चलते हैं। 4 नंबर में चला जाए तो क्वेश्चन रीड कर लो तुम लोग। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 4 नंबर का क्वेश्चन। तो फॉर द इंटरवल बिटवीन 2 सेशन, 2 सेशन, तो सेशन के बारे में इसमें पता होना चाहिए क्या। 3 टाइप का सेशन है, BMW बजट, मॉनसून और विंटर सेशन, ये पता है। और दोनों के बीच में कितना टाइम का लैप्स नहीं होना चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए, 6 मंथ का। तो 6 मंथ है, तो इस टाइप में डायरेक्ट अपना आंसर ढूंढो, 6 मंथ करेक्ट आंसर है कि नहीं। तो इस टाइप का क्वेश्चन में तो डायरेक्ट आंसर ही होगा, तो उसी को देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, पढ़ो सब। द मैक्सिमम कॉम्पोजिशन ऑफ लोकसभा, तो लोकसभा का कितना है, लोकसभा का है 550 मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा 550, और लोक राज्यसभा का 250। तो यहाँ पे 550 देखो पहला में ही है, तो 550 विल बी द करेक्ट आंसर। चलो जो जो एकदम सही दे रहा है तुम लोग
एकदम कोई दिक्कत नहीं होगा, टेंशन नहीं लेने का। अब आ जाओ 6 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। 6 नंबर क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 6, एन ऑर्डिनेंस हैज टू बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट। तो ऑर्डिनेंस क्या एक टेम्पररी लॉ है, तो जब फिर से जब पार्लियामेंट नहीं रहता है तब वो इशू होता है, ये सब पता होना चाहिए, है कि नहीं, ऑर्डिनेंस के बारे में। टेम्पररी लॉ इशूड बाय द प्रेसिडेंट व्हेन द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन। तो फिर से जब पार्लियामेंट आएंगे वो टेम्पररी को परमानेंट लॉ भी बना सकते हैं, है कि नहीं, पढ़े हैं। तो कितना हफ्ता के अंदर अंदर 6 वीक्स, तो 6 वीक्स विल बी योर आंसर। चलो डायरेक्ट मिल गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब इधर आ जाओ। अ हाउस हैज 350 मेंबर्स, 350 मेंबर्स दिया हुआ है। ऑन ए गिवन डे 25 मेंबर्स आर प्रेजेंट, तो उसमें से सिर्फ 25 ही प्रेजेंट थे। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन द स्पीकर एडजर्न द सेशन। सेशन को एडजर्न कर दिए, खत्म, जाओ सब घर जाओ, आज से नहीं होगा। काहे नहीं होगा? क्योंकि ये क्या के बारे क्वेश्चन है, कौन बोलेगा? कोरम के बारे में है। तो कोरम कितना होना चाहिए दोनों हाउस में? 1/10। तो ये इसका 350 का 1/10 कितना होगा? 350 का 1/10 35। यहां दिया कितना है? 25, है कि नहीं? तो इसलिए एडजन किया है कोरम के चलते। तो कोरम वाला है, देख लो कितना में है। वाह, लैक ऑफ कोरम विल बी द करेक्ट आंसर। इनडिसिप्लिन, ये तो हाउस एडजन थोड़ी होगा इसमें। बिजनेस ऑफ द डे इज ओवर, तो उसके लिए नंबर का जरूरत क्या है? फिर देर आर नो क्वेश्चंस, हाँ ये तो कोई जरूरत नहीं है। तो बी नंबर विल बी द करेक्ट आंसर। चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मेजर कैलेमिटी हैज टेकन प्लेस एंड द ऑपोजिशन वांट द हाउस टू ले असाइड ऑल अदर बिजनेस एंड टेक अप दिस मैटर ऑफ अर्जेंट इंपॉर्टेंस। विच मोशन शुड द हाउस मूव? कौन सा मोशन इंट्रोड्यूस किया जाएगा हाउस में? एक अर्जेंट मैटर आ गया है। तो सिलेबस में ही अगर देखोगे तो मोशन दिया हुआ है क्या? नो कॉन्फिडेंस मोशन और एडजर्नमेंट मोशन, ठीक है। तो एडजर्नमेंट मोशन में ही क्या किया जाता है? बाकी सब मैटर को साइड में रख के इंपॉर्टेंट मैटर पे डिस्कस किया जाता है। तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा? एडजर्नमेंट मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन कब होता है? जब हाउस को डिसॉल्व करना पड़ता है ना। फिर कॉन्फिडेंस सेंसर, ये तो है नहीं, इसका ऑपोजिट है ये दोनों, ठीक है। सेंसर क्रिटिसाइज करने के लिए गवर्नमेंट को। तो 8 नंबर भी क्लियर। चलो आगे बढ़ा जाए, तब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लो। तो क्वेश्चन नंबर 9 कौन कौन पढ़ लिया? चलो क्या है? एन ऑर्डिनेंस इज कॉल्ड ए टेम्पररी लॉ। अरे तो पहले ही देख लिए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब दिस। तो क्या क्या दिया है ऑर्डिनेंस के बारे में? ओनली द कैबिनेट कैन प्रिपेयर एन ऑर्डिनेंस। आगे देखते हैं। इट इज इशूड व्हेन द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन। हाँ ये तो पढ़े हैं हम लोग। इफ द पार्लियामेंट डज नॉट अप्रूव इट विद इन 6 वीक्स इट विल बिकम इनऑपरेटिव। ये भी सही है। ओनली द प्रेसिडेंट कैन प्रोमulgate एन ऑर्डिनेंस। ये भी सही है। तो ये तीनों में से मोस्ट एक्यूरेट क्या होगा? बी नंबर, ठीक है। क्योंकि ये तीनों किससे रिलेटेड है? ऑर्डिनेंस से रिलेटेड है। और टेम्पररी लॉ कब पास किया जाता है? जब पार्लियामेंट रहेगा ही नहीं, क्योंकि जो लॉ बनाने का काम है वो किसका काम है? पार्लियामेंट का काम है। अब वो है ही नहीं तो टेम्पररी बनाना होगा ना। तो इसीलिए क्या होगा? बी नंबर। इट इज इशूड व्हेन द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ा जाए। हाँ 10 नंबर में देखो। सो विच इंडिविजुअल्स सर्विंग इन द फॉलोइंग ऑफिस कैन बी रिमूव्ड थ्रू इम्पीचमेंट। तो इम्पीचमेंट प्रोसेस से हम लोग किसको किसको हटा सकते हैं? तो प्रेसिडेंट हो गया और जजेस हो गया,
ये तो हम लोग पढ़े हैं सिलेबस में, अगर जिसको याद है तो प्रेसिडेंट और जजेस। तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ ऑप्शन में देख लो, पी में है प्रेसिडेंट, क्यू में है जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, आर में है, क्यू में है मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, तो इम्पीचमेंट से नहीं हटाया जाता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो सब हट जाएगा, और मेंबर ऑफ द राज्यसभा वो तो क्या है परमानेंट है कि नहीं। तो पी एंड आर, तो पी एंड आर ऑप्शन में देखो है, तो यहाँ पी एंड क्यू दिया हुआ है ए में, तो पी एंड आर, चलो पी एंड आर दिया हुआ है किस में, क्या हो रहा है, चल पी एंड आर, तो पी एंड आर ऑप्शन नंबर 3, सी नंबर करेक्ट। चलो ये भी सही हुआ। अब 11 नंबर में ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आएगा ही आएगा ये ऐसा वाला, ठीक है, जितना भी है सब एनालिसिस करके ही आपके सामने आया है, एक ही वीडियो में सब कुछ है, ठीक है, ज़्यादा एकदम पूरा कुछ नहीं करना है, जितना है बस सिलेबस बेस्ड करना है। स्पीड से ज़्यादा क्या ज़रूरत है, डायरेक्शन, कौन सा डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, ठीक है, तभी सक्सेस मिलेगा। उल्टा सीधा में चल जाओगे तो क्या है, तो यहाँ क्या क्या दिया हुआ है, कैंडिडेट के बारे में दिया हुआ है, WXYZ एज दिया हुआ है और उनका डिटेल्स के बारे में दिया गया है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, सिलेक्ट द पर्सन हु फुलफिल्स द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू बिकम द मेंबर ऑफ लोकसभा है, देख लो द लोअर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट, लोअर है ना, ये लोअर है, लोअर, तो इसलिए बोलते थे ना याद रखना है नाम सब भी, लोकसभा का नाम लोअर हाउस होता है, हाउस ऑफ द पीपल, राज्यसभा का अपर हाउस, तो ये सब नाम भी याद रखना है। लोकसभा की जगह अगर उसका दूसरा नाम हुआ तो लोकसभा के लिए तो 25, 30, 35 ये वाला बताए थे ना, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, ये एज, तो यहाँ पे सबसे पहले एज से ही एलिमिनेट कर दो, यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। तो 25 से कम वाला सब हटा दो, ये हट गया, ये हट गया, अब बचा कौन, 30 और 35, तो x और z, तो यहाँ तो सिंगल सिंगल दिया हुआ है, तो आगे बढ़ जाते हैं, ये तो पढ़ने का जरूरत ही नहीं है। तो रिसेंटली डिक्लेयर्ड बैंकक्रप्ट, और यहाँ पे इज वर्किंग एज अ पार्टी मेंबर, तो यहाँ पे बैंकक्रप्ट नहीं होना चाहिए, ये एक तो क्वालिफिकेशन में हम लोग देखे थे ना, तो ये एक्स भी नहीं बन पाएगा। और वर्किंग एज अ पार्टी मेंबर कोई बात नहीं, वो बन सकता है मेंबर ऑफ द, लोग कार्यकर्ता जी हैं उनको बन सकते हैं लोकसभा का मेंबर। तो क्या है यहाँ पे Z, तो Z विल बी द करेक्ट आंसर। समझ में आया। तो सबसे पहले 1 बाय 1 करके इसको खत्म करना है, ये सब याद मत करो, सॉल्व कैसे करना है वो सिखा रहे हैं, वीडियो सब बना हुआ है वहाँ से सीखना है, यहाँ इसको कैसे सॉल्व करना है वो सीखो। 1 बाय 1 करके जाना है। एज दिया हुआ है तो एज में पहले डिडक्ट कर दो, चाहे वो लोकसभा का हो, चाहे वो प्रेसिडेंट का हो, चाहे वो राज्यसभा का हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का जज हो, हाई कोर्ट का जज हो, ठीक है, सब में वही फॉर्मूला यूज करोगे सही आंसर के लिए। आई होप यू आर गेटिंग। चलो आगे बढ़ते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में एनालॉगी दिया हुआ है। तो राज्यसभा डेप्यूटी चेयरमैन, लोकसभा डेप्यूटी स्पीकर। राज्यसभा सिर्फ चेयरमैन होता तो लोकसभा सिर्फ स्पीकर होता, है कि नहीं। ओपोजिशन लीडर होगा नहीं होगा, और स्पीकर क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ अगर चेयरमैन होता ना तब यहाँ पे स्पीकर हो जाता। समझ में आया। और ये चेयरमैन तो इसी के लिए है, राज्यसभा के लिए है। लोकसभा में क्या क्या है, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर। तो कौन सा आंसर सही होगा, सी नंबर। समझ में आ गया। चलो 13 नंबर में आते हैं। हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो राज्यसभा में टोटल कितना है 250, जिसमें से 238 स्टेट रिप्रेजेंटेटिव और 12 नॉमिनेटेड। तो डायरेक्ट, यहाँ तो डायरेक्ट वाला आंसर है, 12 हो गया करेक्ट आंसर। समझ में आ गया है कि नहीं।
चलो थोड़ा अब फास्ट किया जाए, एकदम जल्दी जल्दी थोड़ा। 40 नंबर, इफ नो पार्टी गेट ए क्लियर मेजोरिटी एंड नो कोलिजन इज फॉर्म्ड देन इन दैट केस चूजेस द लीडर ऑफ द गवर्नमेंट। अब कोई भी पार्टी के पास मेजोरिटी नहीं आया, अब कौन बनेगा? तो इसमें प्रेसिडेंट के पावर है ना, के पास पावर है कि कौन किसको अपॉइंट करेंगे एज ए प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ भी डायरेक्ट वाला आंसर टाइप का है, तो देखो प्रेसिडेंट तो डायरेक्ट दिया हुआ है कि नहीं? इलेक्टेड मेंबर्स क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि वो सब मेजोरिटी में है ही नहीं, मेजोरिटी में रहते तब ना। द स्पीकर, इनका कोई रोल नहीं है, इनका भी कोई रोल नहीं है, तो प्रेसिडेंट के पास है। 15 में आ जाओ, द डैश हैज द पावर टू समन, समन मतलब बुलाना, यहाँ भी कौन है? प्रेसिडेंट। अब हु अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर, यहाँ भी कौन है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ही ना अपॉइंट करते हैं। चलो आगे देखा जाए, चलो आगे बढ़ा जाए 17 नंबर की ओर। तो द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू, ये भी सिलेबस में डायरेक्ट दिया हुआ है ना, इसलिए बोलते सिलेबस याद रख लो, बहुत काम का है सिलेबस, खाली सिलेबस उसको ही देख लोगे। कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, जब तक लोकसभा है तब तक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ये पढ़े थे ना। तो लोकसभा है, देखो है लोकसभा, हो गया, बाकी को देखने का जरूरत ही नहीं हुआ, ठीक है नहीं? जहाँ लगे कि कुछ है तो सब बाकी देखो, नहीं तो डायरेक्ट आंसर वाला में उसको खोजो, है तो करेक्ट। नाउ द जूनियर कैटेगरी ऑफ मिनिस्टर हु असिस्ट सीनियर मिनिस्टर्स, तो यहाँ कैटेगरी, मिनिस्टर के कैटेगरी हम लोग देखे थे ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कैटेगरी था, क्या क्या था? कैबिनेट मिनिस्टर, फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट और डेप्यूटी मिनिस्टर। तो सबसे लोअर कैटेगरी कौन है? डेप्यूटी। हाईएस्ट कैबिनेट, और डेप्यूटी का काम क्या है? असिस्टेंस प्रोवाइड करना। तो आंसर क्या हो जाएगा? डेप्यूटी मिनिस्टर। तो डेप्यूटी मिनिस्टर देखते हैं, डेप्यूटी मिनिस्टर है, चलो देख लेते हैं यहाँ पे। देख लो, तो यहाँ पे कैबिनेट, डेप्यूटी मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डेप्यूटी मिनिस्टर आ गया। अब देख लो 19 नंबर, टोटल नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट, टोटल नंबर कितना होता है? 34, 33 नहीं, ऐसे लिख बताए थे ना, 33 प्लस 1, 1 इज द चीफ जस्टिस एंड 33 आर अदर जजेस। यहाँ अगर बोलेगा एक्सक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तब होता 33, ऐसे टोटल 34। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। हु हैज द पावर टू डिसाइड द नंबर ऑफ जजेस? पहले 8 था और आज कितना हो गया? 34 हो गया। तो कौन बढ़ा रहा है नंबर को? पार्लियामेंट बढ़ाता है, ये भी कर लिए थे, देखो है पार्लियामेंट, पार्लियामेंट करेक्ट आंसर। अप टू विच एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रिमेन इन ऑफिस? सुप्रीम कोर्ट का जज 65, हाई कोर्ट का जज 62, तो सुप्रीम कोर्ट है तो 65 है। देखो फटाक फटाक से मिल रहा है कि नहीं? चलो तब तो बहुत बढ़िया है, तब तो एकदम टेंशन नहीं लेना है। चलो अब आ जाते हैं 22 नंबर में। तो सुप्रीम कोर्ट एक्सरसाइजेज इट्स जुडिशियल रिव्यू, देखो फंक्शन से आ गया। जुडिशियल रिव्यू कब किया जाता है? कोई अगर लॉ कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहा है तो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, यही है ना? तो चलो ऑप्शन सब देख लेते हैं। एनी एक्ट और लॉ वायलेट्स एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो पहला ही वाला सही लग रहा है कि नहीं? फिर है एनी एक्ट और लॉ इज नॉट लाइक बाई, ऐसा थोड़ी होता है, चीफ जस्टिस को पसंद नहीं है। लॉ वायलेट्स एनी प्रोविजन ऑफ लॉ मेड बाय अर्लियर गवर्नमेंट, ऐसा हम लोग देखे भी नहीं है, पढ़े नहीं है। नन ऑफ द अबव, तो पहला ही हो जाएगा। ऐसा कुछ वर्ड, ऐसा कुछ सेंटेंस जहां लगता है कि ये पढ़े ही नहीं है तो उसमें ध्यान ही मत देना, ठीक है? चलो आगे बढ़ा जाए 23 में। सो व्हेन द सुप्रीम कोर्ट रिव्यूज एनी जजमेंट मेड बाय टू रिमूव एन एरर, तो एरर रिमूव करने के लिए, तो इसको कैसे याद किए थे हम लोग? रिवीजन करके, है कि नहीं? जैसे तुम लोग रिवीजन करके ही ये वीडियो देखो तब फटाफट सॉल्व होगा। तो रिवीजन मतलब रिवाइजरी, तो रिवाइजरी है, देखो डायरेक्ट वाला क्वेश्चन हो गया, रिवाइजरी हो गया ये। चलो
अब आगे बढ़ा जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स कैन बी इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट? तो 5 टाइप के रिट्स भी पढ़े थे, हैबेस कॉर्पस, फिर मैंडमस, फिर कर्श्योररी, फिर को वारंटो, ये सब पढ़े थे ना। तो देख लो, तो हैबेस कॉर्पस भी है, मैंडमस भी है, प्रोहिबिजन भी है, कर्श्योररी और को वारंटो बचा हुआ है। टोटल 5 हुई, पांचों का नाम याद रखना है। तो क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज विल बी द करेक्ट आंसर, है ना। तो ये सुप्रीम कोर्ट भी इशू करता है और हाई कोर्ट भी इशू करता है कि नहीं। चलो आगे देख लो। द कोर्ट ऑफ डैश इज द हाईएस्ट सिविल कोर्ट, इसमें ध्यान देना है। डिस्ट्रिक्ट का सिविल हाईएस्ट सिविल कोर्ट क्या है? कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज है यहाँ, ये देखो है द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, करेक्ट आंसर यहीं पे मिल गया। और अगर सिविल की जगह क्रिमिनल होता तो सेशन जज हो जाता। तो नेक्स्ट दिया ही हुआ हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट सेशन जज हो जाएगा। बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलो अब देख लो फिर से, एनालॉगी टाइप का है। कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज सिविल केसेस, इट डील्स विद सिविल केसेस, और सेशन कोर्ट डील्स विद क्रिमिनल केसेस। तो क्रिमिनल है, हाँ ये देखो है, हो गया डायरेक्ट, खत्म ये भी। अब आइडेंटिटी, हाँ देख लो ये खत्म हो गया, किसका? सिविक्स का, ये खत्म हो गया। अब चलते हैं हिस्ट्री का देख लेते हैं। तो आइडेंटिफाई वन ऑफ द फीचर्स ऑफ द सब्सिडियरी अलायंस। तो सब्सिडियरी अलायंस आपको पता है ना, तो चलो जल्दी जल्दी बोलो, इसको कौन इंट्रोड्यूस किए थे? जल्दी बोलो। लॉर्ड वेलेस्ले। चलो ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ले बोल दिया। इसका प्रोविजन सब जल्दी जल्दी रिवाइज करो। एक रूलर का अपना आर्मी नहीं रख पाएगा, उसका हुआ ब्रिटिशर्स रहेगा, उसको मेंटेन करेगा रूलर, ये सब ना। चलो देख लेते क्या क्या दिया हुआ है। द इंडियन रूलर्स हैड टू कीप ब्रिटिश ऑफिशियल कॉल्ड रेसिडेंट, एकदम सही है। स्टेट वॉज टेकन ओवर बाई द ब्रिटिश इफ द रूलर डाइड विदाउट ए नेचुरल हेयर, ये तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है ना। तो इस टाइप में चारों पढ़ना है, क्योंकि डायरेक्ट नहीं है ना, चूज करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारा है उसमें प्रोविजन में। तो ये तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वाला है, ये भी नहीं होगा। द ब्रिटिश ऑफिशियल्स ओपनली प्रीच्ड क्रिश्चियन डॉक्ट्राइन इन टेम्पल्स एंड मॉस्क, ये तो नहीं है, है ही नहीं सब्सिडियरी अलायंस में। द ब्रिटिश ऑफिशियल टुक ऑल स्टेप्स टू कॉलोनाइज इंडिया एज एन एग्रीकल्चर, ये भी नहीं था। तो पहला क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर, ठीक है। अब 29 में आ जाओ। इमीडिएट कॉज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो इमीडिएट वर्ल्ड वॉर नहीं, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। जो नहीं देखे वो वीडियो में ये सब बता दिए हैं। इमीडिएट कॉज किसका किसका याद रखना है? 3 का। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का क्या था? इनफील्ड राइफल। फर्स्ट वॉर वर्ल्ड वॉर का क्या था तुम्हारा? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का सारा जो वो क्राइसिस था, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर का इन्वेजन बाय हिटलर, कहाँ पे? पोलैंड में। तो ये याद रखना है। तो यहाँ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, तो यार इनफील्ड राइफल है, हाँ देखो इंट्रोडक्शन ऑफ इनफील्ड राइफल, करेक्ट हो गया। अब चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, इसको और थोड़ा बड़ा कर देंगे, चलो ठीक। क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? डैश अनाउंस्ड दैट द सक्सेसर ऑफ बहादुर शाह कुड नॉट यूज इंपीरियल टाइटल। कौन बोले थे? लॉर्ड कैनिंग बोले थे ना। लॉर्ड कैनिंग ही अनाउंस्ड बहादुर शाह जफर क्या होगा, क्या यूज नहीं करेगा? अपना इंपीरियल टाइटल यूज नहीं करेगा। चलो तो लॉर्ड कैनिंग भी हो गया इधर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में। क्वेश्चन नंबर 31, तो क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? इन 1856 द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जस्टिफाइड द एनेक्सेशन ऑफ अवध। तो एनेक्सेशन ऑफ अवध, इससे क्या याद करना है? मिस गवर्नेंस। नवाब वाजिद अली शाह को क्या बोला गया? आप अपना अंपायर को ठीक से रूल नहीं कर रहे हैं, है कि नहीं? तो मिस गवर्नेंस वाला कुछ है। तो एक्वायर मोर लैंड, स्टॉप द रिबिलियन, पनिश द नवाब ड्यू टू एलिज्ड, देखो मिल गया एलिज्ड मिस गवर्नेंस। बस जहां याद रहा वो टॉपिक को ढूंढो, मिल जाएगा, हो गया। देखो डी नंबर करेक्ट। विच सोशल इविल वॉज एबॉलिश्ड इन 1829। सोशल इविल एबॉलिश किया गया था 1829 में, सती को किया गया था, है कि नहीं? कौन किए थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और इंडियन का उसमें क्या नाम था? बाय द एफर्ट ऑफ राजा राम मोहन रॉय। तो यहाँ पे खाली नाम पूछा है तो सती जी है, देखो ये देखो सती मिल गया। चलो आगे बढ़ा जाए। अब
अब है 33 नंबर। 33 में विच बंगाली वीकली वॉज स्टार्टेड बाय राजा राम मोहन रॉय। तो ये इसका भी कंट्रीब्यूशन में अच्छे से बता दिए थे कि सबको याद रखना है ना। संवद कामुडी, संवद कामुडी, ये हो जाएगा तुम्हारा करेक्ट आंसर बंगाली वीकली। फिर से तुम्हारा एनालॉगी दिया हुआ है, इंडियन आर्म्स एक्ट 1878। इल्बर्ट बिल क्या था, जो जजेस वाला था, इंडियन जजेस को भी मौका मिलेगा, है ना। तो 1883 को है यहाँ पे 1883 सी नंबर है, देखो 1883 दिया हुआ है। चलो जो रिवीजन करके आया है उसको बहुत मजा आएगा, है ना। नहीं तो रटोगे तो बहुत दिक्कत है बाबू, ये याद रखना, रटने में दिक्कत हो जाएगा। चलो कंप्लीट द एनालॉगी। तो ज्योतिबा फुले सत्यशोधक समाज का फाउंडर थे, राजा राम मोहन रॉय ब्रह्मो समाज, तो ब्रह्मो समाज है, और ये थियोसॉफिकल, ये तो एनी बेसेड, हाँ देखो यहाँ पे है ब्रह्मो समाज। सी इज द करेक्ट आंसर, हो गया ये भी। 36 नंबर में आ जाओ। अ कॉलेज स्टूडेंट नेम्ड, क्या नाम है, राजा है, वो एक प्रोजेक्ट बना रहा है एक इंडियन लीडर का ऊपर, है ना, जो किस पे काम किए थे, दलित के ऊपर। हुज कोर वर्क रिवॉल्व अराउंड द दलित, तो किसके बारे वो लिखेगा। तो जब भी ये सब क्वेश्चन आएगा ना, तो ज़्यादातर आंसर होगा तुम्हारा ज्योतिबा फुले। ये 2-3 क्वेश्चन पेपर में हम देख लिए, है ना, वुमेन्स के लिए अपलिफ्टमेंट के लिए, दलित का अपलिफ्टमेंट के लिए ज्योतिबा फुले। ओके, तो ज्योतिबा फुले विल बी द करेक्ट आंसर। अब है व्हाट वाज द सुरेंद्रनाथ बनर्जी बेस्ट नोन बुक। बेस्ट नोन बुक, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी का बुक का नाम क्या है, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल। मान लो याद नहीं आ रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर है ना ये, अब नाम नहीं याद नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। तो पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नारोजी। और नेक्स्ट स्लाइड में तो देख लेते हैं यहाँ पे। अ नेशन इन मेकिंग, गुलामगिरी, ज्योतिबा फुले। द कॉल टू यंग इंडिया, लाला लाजपत राय। तो कौन बच गया, अ नेशन इन मेकिंग, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऐसा एलिमिनेशन मेथड यूज करना सॉल्व करने के लिए। फिर है आइडेंटिफाई द अर्ली नेशनलिस्ट। तो अर्ली नेशनलिस्ट और एसेटिव नेशनलिस्ट में क्या याद रखना है, एसेटिव का लाल बाल पाल, ये बताए थे ना, ट्रायो लाल बाल पाल, तो इसमें से एलिमिनेट कर दो। तो बाल पाल और एक ज्योतिबा फुले गोपाल कृष्ण गोखले, जा ये तो दोनों नहीं है इसमें, तो कैसे करना होगा। ज्योतिबा फुले क्या थे, सोशल रिफॉर्मर थे, है ना, नेशनलिस्ट लीडर थोड़ी थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अब व्हेन डिड सेकेंड सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस टुक प्लेस, तो इसमें क्या याद रखना है सेशन के बारे में। तो सिलेबस में 2 दिया हुआ है, एक 1885 वाला और दूसरा कब स्टार्ट होगा 1886 में, है ना, वीडियो में अच्छे से समझा दिए, तो 1886 डायरेक्ट आंसर आ गया। अब हु पुट इफेक्ट इनटू इफेक्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल को पार्टीशन कौन किया, लॉर्ड कर्जन, है कर्जन, लिटन, हेस्टिंग, वेलिंगटन, कर्जन है, देखो कर्जन करेक्ट आंसर। हु गेव द स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, जिसको याद नहीं है बहुत मार खाएगा ये वाला, कौन है, बाल गंगाधर तिलक, इसमें देखना ही नहीं है। चलो आगे बढ़ा जाए। हु रोट द वीकलीज मराठा एंड केसरी, ये भी बताए थे, कौन है, बाल गंगाधर तिलक, देख लो यहां भी। फिर है क्वेश्चन नंबर 43 में आ जाओ। ड्यूरिंग विच इंसिडेंट लाला लाजपत राय कम टू इंजुरीज एंड सैक्रिफाइस्ड हिज लाइफ, किसमें वो अपना लाइफ को खो दिए थे, पढ़े थे ना, साइमन कमीशन प्रोटेस्ट जब चल रहा था, लाठीचार्ज किया गया था लाहौर में, है कि नहीं, तो साइमन कमीशन है, देखो है साइमन कमीशन। तो ये सब क्वेश्चन से रिलेटेड से ही तुम्हारा वो टॉपिक माइंड में आ जाना चाहिए, उससे क्या होगा ना, आंसर ढूंढने में लेट ही नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव हो या कुछ भी हो। चलो आगे बढ़ा जाए। चलो 44 द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द एसेटिव नेशनलिस्ट, एसेटिव नेशनलिस्ट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, पूर्ण स्वराज था, पढ़े थे ना, मेन ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे, हाँ देखो है बी, पूर्ण स्वराज। आगे द लखनऊ पैक्ट वाज साइंड बिटवीन, लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था ना किसके बीच में, यूनिटी आ गया था फिर से,
जब मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस यूनाइट हुआ था, तो ये दिमाग में रहना चाहिए। तो है कोई ब्रिटिश कांग्रेस नहीं, अर्ली एसेटिव कांग्रेस मुस्लिम, हाँ देखो द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग, सी इज द करेक्ट आंसर। चलो इधर भी मिल गया। अब आ जाओ 46 में। अब 46 नंबर क्वेश्चन क्या है, द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वॉज फॉर्मली फाउंडेड इन, कब फाउंड किया गया मुस्लिम लीग को। तो सबसे पहले ईयर याद रखना, क्या था 1906। तो एक ठो है और दो ठो है, दो दो ठो दिया हुआ है, तो 30 और 5 दिसंबर, तो 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग वॉज फाउंडेड, है ना। कौन थे प्रेसिडेंट से, आगा खान, है कि नहीं। जब हो रहा था तब नवाब सलीमुल्लाह, फिर परमानेंट कौन बन गए थे, आगा खान। अब देख लो, अब ऑड वन आउट करना है, तो इसके लिए क्या याद रहना है, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मुस्लिम लीग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मुस्लिम लीग लिखा गया है, उसमें से ऑड वन आउट करना है, तो ऑब्जेक्टिव याद होना चाहिए इसमें। टू प्रमोट अमंग द मुस्लिम इंडिया सपोर्ट फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये तो ऑब्जेक्टिव है इसका। टू रिमूव एनी मिसकंसेप्शंस रिगार्डिंग द इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट, ये भी सही है, तो दोनों सही है। बाकी का देख लेते हैं। चलिए तो देख लो यहाँ, टू प्रोटेक्ट एंड एडवांस द पॉलिटिकल राइट्स ऑफ द मुस्लिम्स, ये भी सही है। टू एबॉलिश द जमींदारी सिस्टम, ये तो फॉरवर्ड ब्लॉक वाला है, तो आंसर क्या हो जाएगा, टू एबॉलिश द जमींदारी सिस्टम। ठीक है। अब 48 नंबर में आ जाओ। विच डेट वॉज डिसाइडेड टू बी ऑब्जर्व्ड एज पूर्ण स्वराज डे, पूर्ण स्वराज डे 26 जनवरी पहले मनाते थे ना, देखो डायरेक्ट 26 जनवरी अमर रहे। फिर खिलाफत मूवमेंट स्टार्टेड बाय अली ब्रदर्स, ऐसे याद रहना चाहिए, अली ब्रदर्स, देख लो द अली ब्रदर्स, बाकी का देखना ही नहीं है डायरेक्ट आंसर वाला में। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज सस्पेंडेड बाय गांधी इरविन चौरी चौरा इंसिडेंट, जो पुलिस स्टेशन को आग लगा दिया गया था, 22 पुलिस मर गए थे कि नहीं, प्रोटेस्टर्स गए थे कि नहीं। चलो ये भी क्लियर है। अब क्विट इंडिया मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ, 1942, डेट वाला भी वीडियो में बता दिए थे, पूरा डेट सबको कैसे याद करना है, तो 1942। फिर है डैश वाज द वन ऑफ द कॉज फॉर द क्विट इंडिया मूवमेंट, तो ये तुम्हारा सिलेबस में ही मिल जाएगा, जो जो सिलेबस पढ़ा है ना उसको सिलेबस पढ़ के ही मार्क्स मिलने वाला है। सिलेबस जब पढ़ोगे ना तब उसमें मिलेगा क्या, फेलियर ऑफ द क्रिप्स मिशन, पहला में ही दिया हुआ है। कॉजेस फॉर द क्विट इंडिया मूवमेंट, तो पहला ही है फेलियर ऑफ द क्रिप्स मिशन। फिर है जापानीज थ्रेट, तो इसमें जापानीज थ्रेट तो नहीं है, तो फेलियर ऑफ द क्रिप्स मिशन विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है। फिर सुभाष चंद्र बोस एस्टेब्लिश्ड प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया, कहाँ पे, सिंगापुर में किए थे ये। फिर द इंडियन नेशनल आर्मी वॉज फाउंडेड बाई, तो फाउंडेड महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, खुदीराम बोस, ये तो नहीं देखे, पर रास बिहारी घोष ये पढ़े थे ना। जहां सुप्रीम कमांडर आ जाएगा ना, सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी, तब सुभाष चंद्र बोस कर देना। ठीक है। चलो अब फॉरवर्ड ब्लॉक कब, एकदम 1939, हाँ दिया हुआ है, हाँ 30 बी नंबर विल बी द करेक्ट आंसर। अब आ जाओ 56 नंबर, हु वाज द लास्ट ब्रिटिश वाइसरॉय, लास्ट, सबसे लास्ट कौन आए थे, लॉर्ड माउंटबेटन, पढ़े थे ना, तो माउंटबेटन ये देखो ये में दिया ही हुआ है। और पहला कौन थे, कैनिंग, फर्स्ट वाइसरॉय थे लॉर्ड कैनिंग, और लास्ट थे लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है। चलो फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ कॉज फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, नॉट है ना, तो डिवीजन ऑफ यूरोप, एग्रेसिव नेशनलिज्म, ये तो था कॉज, ये सब तो कॉज है। तो चलो देखा जाए तब बाकी का दो ऑप्शन क्या है, देखो सिलेबस में ही है, सिलेबस में ही लिखा जाता है ये सब। चलो आर्मामेंट रेस, ये भी तो कॉज था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। ट्रीटी ऑफ वर्सलिस, ये रिजल्ट है, वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ था ये, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रीटी ऑफ वर्सलिस। फिर आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वाज नॉट अ पार्ट ऑफ ट्रिपल एंटेंटी या एंतांत, तो इसमें बताए थे क्या, BFR और GAI, ये बताए थे ना।
ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली। ठीक है ना। तो BFR देखो ऐसे ही दिख रहा है यहाँ पे। तो BFR ट्रिपल एंतांत एंड और एंटिटी, और GAI क्या है, अलायंस, ट्रिपल अलायंस, है ना। 1882 1907 में जो बना था अलायंस, है कि नहीं। तो ये याद रहना चाहिए। बचा कौन, जर्मनी। करेक्ट आंसर हो गया। व्हेन डिड आर्चड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड, कब साराजेवो क्राइसिस, यही ना है। तो साराजेवो क्राइसिस कब मारा था, 1914। तो देखो 3 जगह 1914 दिया हुआ है, ठीक। 28 था, तो देखो 2 जगह 28 दिया हुआ है। अब ये दोनों में जून या जुलाई, जून 28 1914, ये करेक्ट आंसर हो गया। ट्रीटी ऑफ वर्सलिस देखो ये दोनों एकदम आराम से याद हो जाएगा। जून 28 1914, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब तक चला, 1914 से 1919। तो 28 जून को गोली मारा और 28 जून 1919 को ट्रीटी ऑफ वर्सलिस साइन हो गया। तो 28 जून भूलना मत। 28 जून किसका किसका बर्थडे, हाथ उठाओ। चलो जिसका बर्थडे चॉकलेट भेज देना। आ जाओ आगे। इमीडिएट कॉज फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पहले ही कर चुके हैं, साराजेवो क्राइसिस है। देखो यहीं B नंबर में ही है साराजेवो क्राइसिस। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन आइडियोलॉजी, तो इसमें इस टाइप का पढ़े थे ना, डिफरेंस टाइप में पढ़ोगे तो एकदम याद हो जाएगा। फैसिज्म और नेजिज्म, वीडियो अवेलेबल है। तो दे बिलीव इन डेमोक्रेसी, दे वर अगेंस्ट, नो। चलो आगे का देख लो। इनकरेज पॉलिटिकल सिस्टम, सही था। अपहोल्ड वन पार्टी एंड वन लीडर, ये भी ये हाँ ये तो है। टू सपोर्ट कम्युनिज्म, ये तो एकदम गलत है। हाँ तो डेमोक्रेसी नहीं है, वो नहीं सपोर्ट नहीं करते थे। टू इनकरेज पॉलिटिकल सिस्टम नहीं, क्योंकि क्या में बिलीव करते थे, वन पार्टी वन रूल में, तो ये भी नहीं है। सपोर्ट कम्युनिज्म, उसके भी अगेंस्ट थे। तो C नंबर विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि क्वेश्चन क्या है, कॉमन आइडियोलॉजी ऑफ बोथ फैसिज्म एंड नाजिज्म, ये ठीक है। तो चलो अब बढ़ते हैं 63 नंबर। वर्ल्ड वॉर 2 ब्रोक आउट इन 1939, इस सब में तो भूलना ही नहीं है, ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक 1939, वर्ल्ड वॉर 2 1939, तो एक डेट में एक का डबल हो जा रहा है यहाँ पे। एक याद करो, 2 याद हो जा रहा है। तो 1939 खत्म कब हुआ, 1945, है कि नहीं। तो करेक्ट आंसर विल बी 1939। जापान अटैक चाइना इन, कब और क्या एनेक्स कर लिया, मंचूरिया, पढ़े थे हम लोग कब, 1931 में। तो 1931 हाँ, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। देखो फिर से एक का डबल हो गया, है कि नहीं। चलो चलो जो जो पढ़ा है वो सबको लग रहा होगा है कि नहीं, मजा आ रहा है कि नहीं। चलो तो जो नहीं है एक बार पढ़ लो, फिर देखो कैसे सॉल्व होता फटाफट। फिर हिटलर अटैक पोलैंड बिकॉज, तो पोलैंड में पढ़े थे ना, वहाँ पे एक तो क्या था, पोर्ट था, उसके लिए लड़ाई हो रहा था, ताकि वो नदियाँ पार करके दूसरा जगह, अपना पुराना जगह सबको फिर से ले ले, है कि नहीं। तो डेंजिंग पोर्ट को वापस लेने के लिए, तो रीगेन द डेंजिंग पोर्ट विल बी द करेक्ट आंसर, डायरेक्ट वाला आंसर है ये। द हेड क्वार्टर ऑफ द न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क बोल रहे हैं, यूनाइटेड नेशन क्वेश्चन बोल रहे कि आंसर आ जा रहा है। तो हेड क्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क में, क्योंकि पहले ही बता चुके जितना भी ऑर्गन है सबका हेड क्वार्टर कहाँ होगा, न्यूयॉर्क में होगा। किसको छोड़ के, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उसका कहाँ है, हेग, नीदरलैंड, है कि नहीं। तो न्यूयॉर्क है, हाँ है। फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कितना जजेस हैं, 15 जजेस, है ना। कितना साल के लिए, 9 साल के लिए, वो सब भी याद रखना है। चलो अब आ जाते हैं देखो 15D नंबर में यहाँ दिया हुआ है ना, तो हम डायरेक्ट वहाँ 15 लिख दिए हैं। तो तुम लोग का भी एग्जाम में ऐसे ही होगा, जैसे वो सब पढ़ लोगे ना एकदम ठीक है। बस ध्यान देना है, बेस्ट दे के आना है, टेंशन नहीं लेना है। अब देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। तो सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में पढ़े हो ना, 15 मेंबर, 5 परमानेंट, 10 नॉन परमानेंट, उसको कैसे याद रखना परमानेंट को वो भी बताए हैं, है कि नहीं। तो इसमें क्या पूछा है, सिर्फ टर्म पूछा है। तो जितना भी टेम्पररी या नॉन परमानेंट मेंबर्स है वो कितना साल के लिए रहेंगे, सिर्फ
2 साल के लिए रहते हैं, तो 2 years. नेक्स्ट इज विच ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज ऑल्सो इज द जुडिशियल ऑर्गन. तो जुडिशियल जहां आ रहा है मतलब जुडिशरी से रिलेटेड, मतलब जज उज जहां रहेगा तो वो क्या है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ना जज है, तो डायरेक्ट यही आंसर हो जाएगा, है कि नहीं. अब है यूनिसेफ स्टैंड्स फॉर. तो यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड या यूनाइटेड नेशन इमरजेंसी चिल्ड्रन फंड, ये भी बताए थे, तो देख लो डायरेक्ट यही है. कहाँ ये एजुकेशनल फंड, एजुकेशनल फोर्स, ये सब तो नहीं था, चिल्ड्रन रहना चाहिए. यूनेस्को था, यूनाइटेड नेशन यू इकोनॉमिकल, यूनेस्को यूनाइटेड नेशन, फिर एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. चलो ये सब याद रखना, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. चलो आगे बढ़ा जाए. तो दिस इज ओनली फॉर योर प्रैक्टिस, अगर दे रहे हो आंसर टेंशन नहीं लेना है. नाउ विच ऑफ दिस लीडर्स वाज एन आर्किटेक्ट. तो आर्किटेक्ट में क्या क्या याद रखना था, बताए थे ना, जवाहरलाल नेहरू को, टिट्टू को और अब्दुल नासिर और सुकार्नो को, ये अलग से बोले थे कि इसको भी कर लेना. तो जोसेफ स्टालिन नहीं है, विंस्टन चर्चिल नहीं है, नासिर है, देखो नासिर है यहाँ पे, रूजवेल्ट नहीं, तो ये देखो आ गया. ठीक है, तो ऐसा ही होना चाहिए जब भी तुम सॉल्व करो ना. तो MCQ या कोई भी क्वेश्चन हो जो आप लोग, उसकी क्वेश्चंस का मतलब होता है प्रैक्टिस, ना कि रटना. प्लीज माय डियर चिल्ड्रन, मेरा बाबू सब, प्लीज रटना मत. ठीक है, याद नहीं हो रहा है उस सब को रट लो, ठीक है, पर जब क्वेश्चन करो ना उसको थोड़ा प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन को टेक इट एज अ प्रैक्टिस. क्लियर, ये याद रखना. तो अब देख लो, ये सब बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन सब है. ऐसा भी पूछ लेगा कि देखो एक फोटो दिया हुआ, देख लो लड़ाई कर रहा है सब. पिछले साल ये सब शायद आया था, है ना. तो ये देखो दोनों लड़ाई कर रहा है, फिर दोनों हाथ मिला रहा है. तो क्वेश्चन क्या है, द लोक अदालत हैज मेनी एडवांटेज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एडवांटेज ऑफ द लोक अदालत इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड इन द गिवन पिक्चर. तो पहले लड़ाई फिर हाथ मिला रहा है, तो हुआ क्या, इसको देखो ये क्या किया, ये है लोक अदालत, ये क्या किया, दोनों का बीच में सुलह मशवरा कर दिया, कॉम्प्रोमाइज कर दिया, है कि नहीं. तो लोक अदालत का एडवांटेजेस याद रखना, स्पीडी जस्टिस, इनएक्सपेंसिव, बेस्ड ऑन कॉम्प्रोमाइज. तो यहाँ पे तो कॉम्प्रोमाइज वाला है ना, तो इट इज इनएक्सपेंसिव इज ऑल्सो करेक्ट फॉर लोक अदालत, बट अकॉर्डिंग टू द पिक्चर कॉम्प्रोमाइज तो कहीं है, हाँ देखो C नंबर में है, इट वर्क्स इन द स्पिरिट ऑफ कॉम्प्रोमाइज. तो यहाँ पे थोड़ा इसको चलाना पड़ेगा, है ना सबको एक पास. हाँ बहुत बढ़िया. चलो ठीक है, फिर से देख लो, एक है, वाह ये क्या फेंक रहा है, शॉर्टपुट. तो ये मूछ देख के लग रहा कौन है, हिटलर है, और ये शॉर्टपुट नहीं है, क्या है, डेंजिंग लिखा हुआ है, डेंजिंग पोर्ट. तो अटैक कर रहा है कि नहीं. विच इंसिडेंट, हिटलर पॉलिसी ऑफ इंपीरियलिज्म, नहीं है, डेंजिंग लिखा हुआ है तो पोलैंड से रिलेटेड है. हिटलर अटैक पोलैंड, देखो मिल गया डायरेक्ट. यहाँ ऑस्ट्रिया लिखे रहता है तो ऑस्ट्रिया हो जाता है, पर यही आएगा जो सिलेबस में ना, उसी टाइप का ही क्वेश्चन सब आएगा. ये सब पिक्चर उक्चर देख के डरना और ना मत. क्लियर, सिलेबस वाइज पढ़े हो सब हो जाएगा. ठीक है, चलो आई होप इतना सारा 73 क्वेश्चंस करके लगा होगा कि हाँ, इसी से तुम्हारा पता चल गया होगा प्रैक्टिस. ठीक है, कि मेरा जितना भी हम पढ़े हैं हुआ है कि नहीं मेरा. अगर कोई क्वेश्चन में अटके हो, बहुत अटके हो, तो वो सब टॉपिक को पढ़ लेना है फिर से, ताकि फिर प्रॉब्लम ना हो. क्लियर स्टूडेंट्स. चलो अब आगे बढ़ते हैं. अब लुक एट द पिक्चर, कहाँ है पिक्चर, आगे होगा. नेम द वाइसरॉय हु अनाउंस द प्लान फॉर स्मूथ ट्रांसफर ऑफ पावर. तो पिक्चर देख लेते हैं पहले, फिर ना बताएंगे. यार देखो दिया हुआ इधर पिक्चर, अरे क्या हो रहा है, ये भुला जा रहे हैं हम भी. चलो ये देखो ये है पिक्चर. तो वे आउट ऑफ इंडिया डेडलॉक. तो यहाँ ब्रिटिश प्लान्स फॉर ट्रांसफर ऑफ पावर,
देखो पावर ट्रांसफर हो रहा है, मतलब वाइसरॉय का बारे में, तो ये किसका जैसा दिख रहे हैं, माउंट बैटन। तो पॉइंट हम नहीं लिखे हैं, है ना, तो इसमें डायरेक्ट क्या देखना है, लॉर्ड माउंट बैटन। तो इस टाइप का ये सब भी आएगा, है ना, तुम्हारा न्यूज़पेपर टाइप का वो सब भी, तो इस सब का एक बार देख लेना, इसमें जो जो मिलता है टॉपिक सब, वो सब को देखना है और क्वेश्चन से रिलेट करोगे, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, जैसे तुम्हारा यहाँ पे देख लो, ये है तुम्हारा क्या, कौन बोलेगा, ये इनफील्ड राइफल है। इससे क्या आ जाएगा, इमीडिएट कॉज किसका, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस या रिवोल्ट ऑफ 1857, मंगल पांडे से भी रिलेट हो जाएगा। हाँ, मंगल पांडे का भी है, देखो यहाँ पे यही स्टार्ट किए थे, रिवोल्ट ऑफ 1857 मंगल पांडे। ठीक है, तो पिक्चर टाइप वो सब क्वेश्चन बस हम आइडिया दे दे रहे हैं कि करना कैसे है। ठीक है, क्योंकि हमको थोड़ी पता है कौन कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, हम थोड़ी दिव्य दृष्टि है मेरा, बस थोड़ा प्रिडिक्ट कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, वही आपसे शेयर कर रहे हैं। क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से आएगा, सिलेबस से ही ना आएगा। तो जो है वो सब देख लो। ये कौन है, ये कौन है, देखो ताज उज पहनी है, ये क्वीन विक्टोरिया है, तो प्रोक्लामेशन, क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लामेशन, ये पिक्चर देख के उससे रिलेटेड क्वेश्चन हो जाएगा। तो क्वीन विक्टोरिया याद रखना है। फिर ये इनसे भी क्वेश्चन आया है, ये कौन है, देखो ज्योतिबा फुले, एकदम पैर ऐसे करके बैठे हैं, ये है ज्योतिबा फुले। फिर इधर देख लो, ये कौन है, ये है A.O. ह्यूम। कौन है ये, फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इनको देख के पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, सेशन के बारे में पूछ सकता है, प्रेसिडेंट के बारे में पूछ सकता है कि नहीं। तो ऐसे ही याद रखना है ये सबको। चलो अब देख लो यहाँ पे, दादा भाई नारोजी, पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ड्रेन ऑफ वेल्थ, यही बताए थे दादा भाई नारोजी। फिर ये कौन है, लॉर्ड कर्जन, पार्टीशन ऑफ बंगाल वाला, है ना, वो सब याद रखना है। तो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आया तो इस टाइप का याद रखना है। चलो अब आगे देख लेते हैं। जहाँ पिक्चर पता है मतलब काम खत्म, क्योंकि सिलेबस वाइज तुम्हारा हो गया है, दिक्कत नहीं है। तो ये कौन है, लाल बाल पाल, तो एसेटिव नेशनलिस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा, जो है क्लियर है ना, उनका ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, मेथड आ जाएगा, तो हो गया लाल बाल पाल। अब आगे देखते हैं। चलो यहाँ पे है, ये भी बोर्ड एग्जाम में शायद आया है ना। ये तुम्हारा है क्या का, ये तुम्हारा जलियांवाला बाग, ये जलियांवाला बाग मेमोरियल है ना, जलियांवाला बाग में ये लगाया गया है, वहाँ जो इंसिडेंट हुआ था। चलो तो जलियांवाला बाग से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, तो जलियांवाला बाग के बारे में पता होना चाहिए, सिलेबस में है वो सब, उससे अलग नहीं आएगा, टेंशन मत लो। ये क्या है, रॉकेट जैसा दिख रहा, तो ये रॉकेट जैसा नहीं है, यहाँ देखो ये 3 कोना बना हुआ है ऐसे, है ना, ये चौरी चौरा मेमोरियल है, चौरी चौरा। ठीक है, तो चौरी चौरा इंसिडेंट ये भी पता है। चलो आगे देखा जाए। चलो और क्या है, तो यहाँ पे गांधी जी दिख रहे हैं। अब तो ये किससे रिलेटेड है बोलो, इतना सारा सबको ये पीछे में, डांडी मार्च, वाह, अब डांडी मार्च से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा। चलो बहुत सुंदर। अब देखो यहाँ पे सब कोई बैठे हुए हैं, ये देखो यहाँ पे गांधी जी दिख रहे हैं, ये गांधी जी। तो ये क्या है, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये भी सिलेबस में दिया, फर्स्ट और थर्ड तो है ही नहीं सिलेबस में, सेकेंड है सिर्फ। ठीक है, तो ये तुम्हारा गांधी जी हैं, तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से क्वेश्चन हो जाएगा। अब ये कौन है, हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पूरा मिलिट्री मैन सब है, मतलब इंडियन नेशनल आर्मी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा। अब गांधी जी किनके साथ हैं, ये हैं एडविना, किसकी वाइफ है, लॉर्ड माउंट बैटन की, तो ये है लॉर्ड माउंट बैटन। चलो और कुछ है, हाँ और है, ये साराजेवो क्राइसिस है, देखो यहाँ पे आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड मार दिए गोली इसको। ठीक है,
चलो और आगे देखा जाए, ये कौन कौन है, देखो मुच्छी वाला, छोटा मुच्छी वाला क्या याद रखना है, हिटलर। उसके साथ कौन है, मुसोलोनी, उससे रिलेटेड आइडियोलॉजी सिलेबस में जो है बस वही, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा। और कुछ है, नहीं है। आगे चलो, ये क्या है, तो ये है तुम्हारा, हाँ समंदर है ना, ये पर्ल हार्बर अटैक है जो जापान किया था ना, यूएसए का पर्ल हार्बर, वही है ये, तो उससे रिलेटेड आ जाएगा क्वेश्चन। चलो आगे देखा जाए। हम्म तो ये मशरूम वाला क्या है, क्लाउड फॉर्म हो रहा है, तो ये एटम बॉम्ब विस्फोट हुआ, हिरोशिमा नागासाकी बॉम्बिंग, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा। ये क्या है, यूनाइटेड नेशन, तो यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, उसका ऑर्गन आ जाएगा, उसका फंक्शन आ जाएगा, कॉम्पोजिशन आ जाएगा, है कि नहीं, जिसमें सिर्फ तीन ही है, सिक्योरिटी काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और जनरल असेंबली। तो ये क्या है, ये है तुम्हारा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, हेग नीदरलैंड, तो इसका कॉम्पोजिशन आ जाएगा या फंक्शन आ सकता है, ठीक है, तो ये सब याद रखना है। फिर यहाँ पे यूनिसेफ का लोगो है, ये बच्चा मम्मी बच्चे पकड़ा गया ना, तो यूनिसेफ का लोगो है ये। अब यहाँ पे देख लो, बोले थे ना सांप जहाँ लटका होगा वो WHO का लोगो होगा। फिर लास्ट में यहाँ पे ये देखो, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का आर्किटेक्ट सब हैं, अब्दुल नासिर टिट्टो और जवाहरलाल नेहरू। चलो वाह, हो गया। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन जो आज किए हैं हम लोग, आई होप उससे आप लोग का प्रैक्टिस, आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कौन सा चैप्टर में मेरा थोड़ा पढ़ना हमको ज़रूरी है, उसमें ध्यान दो, फिर से प्रैक्टिस करो, ठीक है। अब प्रैक्टिस कैसे करना है, ICSE का साइट में जा सकते हो या गूगल में टाइप कर सकते हो, स्पेसिमेन पेपर फॉर क्लास 10 ICSE, तो उसमें भी डायरेक्ट आ जाएगा, तो उसको डाउनलोड करो और उसको प्रैक्टिस करो। स्पेसिमेन पेपर, ठीक है, स्पेसिमेन पेपर याद रखना, ICSE का तो है, ICSE का जो है ना, ICSE का तो खुद साइट में ही है स्पेसिमेन पेपर, तो वहीं से डाउनलोड करके उसको प्रैक्टिस करो। समझ में आया। और कुछ करना है तो प्रीवियस ईयर को करो, प्रीवियस ईयर बुक जितना भी है ना बाबू, एकदम टेंशन मत लेना, वो सब का क्वेश्चन देखोगे तो उड़ दिमाग उमाग कहाँ से कहाँ पूछ लेता है, ठीक है, वो भी ठीक है, पर बोलते हैं उस सबको जरूरत ही नहीं है, तो क्या जरूरत है उसका, जब काम यही सबसे हो जाएगा पूरा, ठीक है। तो अब विदा लेते हैं, अब हम मिलेंगे डायरेक्ट मेरा नेक्स्ट वीडियो में, जहां लल्ला भैया आपको बताएंगे कि लल्ला भैया आखिर ये प्लेटफॉर्म में आए क्यों हैं, ठीक है। तो हम अपना सिलेबस को रिवील करेंगे, क्या क्या पढ़ाने वाले हैं, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मेरा चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, बस वही मोटिव से हम चलेंगे। क्लियर। तो ICSE हिस्ट्री सिविक्स प्लीज़ अच्छे से पढ़ो, अच्छे से एग्ज़ाम दो और बाहर निकलो, एकदम टेंशन नहीं लेना है, मार्क्स पे ध्यान मत देना कि इतना नहीं आया उतना आया, बस ये निकल के ये होना चाहिए, हाँ बेस्ट दिए हम अपना, ओवर, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो ये थोड़ा टाइम लगेगा, मार्च नहीं तुम्हारा अप्रैल से शायद स्टार्ट होगा, ठीक है, तो अप्रैल में मिलेंगे। तो तब तक के लिए ध्यान रखो, और आशा करता हूँ हिस्ट्री सिविक्स में तुम लोग क्या करोगे, चीर दोगे। ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स, माय सोल्जर्स, ठीक है, एकदम बैटलफील्ड के लिए रेडी रहो। जय हिंद, जय भारत।